Now welcome to the next lecture of molecular basis of inheritance. Remember, this is the last side heading of this chapter, DNA fingerprinting. So this is the last lecture for this particular chapter. So starting with a new topic, starting with a new side heading, DNA fingerprinting. As we know very well what is DNA, we know the structure of DNA, we know the function of DNA. Now today we have to study about DNA fingerprinting. Now what actually the DNA fingerprinting is, remember, this technique do not have any relation with the finger or fingerprint. It has nothing to do with the marks present on the finger. It has nothing to do with the fingerprints we have. But still the technique is called as DNA fingerprint. Why they are called? So why the technique is called as DNA fingerprinting? It is very simple. Just like we have different marks on the finger, we have the different pattern of the fingerprint which varies from person to person. हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, हर इंसान के फिंगर पे जो मार्क्स है वो अलग अलग होते हैं. We use fingerprint at several places. Nowadays we have fingerprint scanner on the mobile lock. Okay. Similarly, fingerprints are used in many documents. Even passport में यूज होता है. By the way, वो फिंगरप्रिंट अलग है, लेकिन ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बच्चों? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज जस्ट अ टेक्निक to identify the person, to differentiate the person on the basis of sequence present on the DNA. जैसे हमारे फिंगर की प्रिंट्स अलग अलग होती है, वैसे ही हमारे डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग होती है, न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. और उस डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई करना, लोगों को पहचानना, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. So DNA fingerprinting is just a technique to identify the person, to recognize the person, to find out the person on the basis of sequence present on DNA. ये DNA fingerprinting है. Now as we know, we have studied lot of things in this chapter. हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन हमने पढ़ा. बच्चों, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स, जो फंक्शनल यूनिट हैं, कॉल्ड एज जीन. एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स होते हैं एंड दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स को वी कॉल जीन. And these genes are responsible for controlling characters. They are responsible for controlling traits. They are also responsible for inheritance, that is transmission of character from generation to generation. हमारे parents के जो character हमारे अंदर आए हैं, वो DNA के थ्रू, जीन के थ्रू आए हैं. So this is the basic information about DNA. Now, the next thing, देखो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में वेरिएशन होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में फर्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, दो एक्चुअल भाई हैं, उनके बीच में भी डिफरेंस होता है. दो एक्चुअल सिस्टर्स हैं, उनके बीच में भी डिफरेंस होता है. ऑल्दो दे हैव सेम पेरेंट, उसके बाद भी उसमें डिफरेंस होता है. अब मैं आपको समझाऊं. रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल जीन. रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल जीन. बच्चों, रिकॉम्बिनेशन वर्ड भी आपने सुना है. मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द एक्सचेंज ऑफ डीएनए, द एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन. जो मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में होता है. तो रिकॉम्बिनेशन इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली होना, दैट इज द वन रीजन. जो मैटरनल और पैटर्नल जीन में एक्सचेंज होता है. इसी तरीके से फ्रीक्वेंट म्यूटेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे फ्रीक्वेंटली म्यूटेशन होता है. म्यूटेशन क्या है? इट इज द सडन चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस, इट इज द सडन चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. तो रिकॉम्बिनेशन का होना और म्यूटेशन का होना, दीज आर द टू प्राइम रीजंस, दीज आर द टू मेन फैक्टर्स why do we differ from our parents.
हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, दो भाई एक शक्ल के नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है। इसका रीजन, दो मेन रीजन है, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन। यानी कहने का मतलब यह है कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, जेनेटिक लेवल पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में वेरिएशन होता है, उसके पीछे ये बेसिक रीजंस हैं। नाउ every individual in a population, every individual has unique genetic makeup, यानी उसका जो डीएनए है उस पे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग है, ये हर इंसान में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, हर इंसान में कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है। Every individual in a population has unique genetic makeup, and this genetic makeup, this arrangement of nucleotide on the DNA, this specific sequencing of nucleotide on the DNA is called as fingerprint. इसी को फिंगरप्रिंट कहा गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, दैट इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट। नाउ द technique which is developed to identify the person on the basis of DNA restriction analysis। देखो फिंगरप्रिंट क्या था, मैंने बताया हमारा जो डीएनए होता है, ये हमारा डीएनए है, क्लियर। अभी ये डीएनए है, डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, दिस अरेंजमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी क्या करेंगे, एक टेक्निक है जिस टेक्निक में डीएनए का रेस्ट्रिक्शन, डीएनए को कट किया जाता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं। सो इट इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस। डीएनए को कट करके उसको एनालाइज किया जाएगा और उस एनालिसिस से जो रिजल्ट मिलेगा, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइलिंग, एंड द टेक्निक, the process is called as DNA profiling, or it may also be called as DNA fingerprinting. So the technique which is based on DNA restriction analysis, and this technique is used to identify the person, this technique is called as DNA profiling or DNA fingerprinting. यही हमारी टेक्निक है, DNA fingerprinting, इसी का दूसरा नाम हो सकता है DNA profiling. Now this technique was first time introduced by British scientist Dr. Alec Jeffrey in 1984. Now this technique is based on identification of nucleotide sequence present on DNA. मैंने पहले ही बताया, this technique is primarily based on recognizing, identifying or reading or sequencing the nucleotide which is present on DNA. So this technique is primarily based on identification of nucleotide sequence. These are the nucleotide sequence. You know nucleotides 4 type के होते हैं DNA पर. Nucleotides having nitrogen base as adenine or guanine or thymine or cytosine. So it is based on identification of nucleotide sequence present on DNA. Now one interesting thing is, about 99.9% of the nucleotide sequence is same in all the person. हमारे अंदर इतना वेरिएशन है, इतना डिफरेंस है, मुझ में आप में इतना डिफरेंस है, उसके बाद भी 99.9% हमारा डीएनए सेम होता है। अभी आप सोचोगे इतने सारे एक्सटर्नल डिफरेंस हैं, हाउ इट कम्स टू बी 99.9% सिमिलैरिटी। बेटा वो एक्सटर्नल डिफरेंस जो दिख रहे हैं, वो कैरेक्टर्स के जो डिफरेंस दिख रहे हैं वो अलग हैं, लेकिन इंटरनली मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोटीन और एंजाइम पॉइंट ऑफ व्यू, जो अंदर होने वाले प्रोसेस है वो सब सेम है। तो हमारी बॉडी में जो सिमिलैरिटी है डीएनए पॉइंट ऑफ व्यू, वो 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज सेम इन ऑल द पर्सन, यानी डिफरेंस है सिर्फ 0.1% डीएनए का। ओनली शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी मैक्सिमम तो सेम है, 99.9% सेम है, कुछ छोटे छोटे सेगमेंट ऐसे हैं, डीएनए के कुछ छोटे छोटे सेगमेंट हैं, ओनली शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसपे कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी मैक्सिमम पार्ट, डीएनए का मैक्सिमम पार्ट इज आइडेंटिकल, ओनली सम शॉर्ट पार्ट ऑफ डीएनए जिसपे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, दैट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, 0.1% डिफर करता है, 99.9% आइडेंटिकल है। अब जो पोर्शन डिफर करता है,
जो पोर्शन अलग है, एवरी पर्सन शो अनयूजुअल सीक्वेंस, वो जो अलग वाला पार्ट है ना, उस पे जो सीक्वेंसिंग है, वो सीक्वेंसिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और वो जो सीक्वेंसिंग होती है, अलग वाला जो सेगमेंट होता है, उस पे मिनिमम 20 और मैक्सिमम 100 बेस पेयर हो सकते हैं। एंड रिमेंबर, such particular segment, वो जो अलग वाला segment है, that segment is repeated several time on the DNA. वही sequence, वही segment हमारे DNA पे बार बार repeat होता है। तो वो जो repeated segment है, जो बार बार repeat हो रहा है, जो individual to individual vary करता है, जिसकी length minimum 20 और maximum 100 base pair की है, उस segment को हम बोलते हैं VNTR। S stands for plural. Variable number of tandem repeats, variable number of tandem repeats, वो सेगमेंट को हम बोलते हैं। Now VNTRS की लेंथ वाला जो सेगमेंट है ना, VNTRS जो है, the length differ in each individual, उसकी लेंथ जो होती है अलग अलग होती है। It may be as short as 20, it may be as long as 100 base pair, और उस पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। तो VNTRS ये एक्चुअल में की फैक्टर बनता है डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी की बेसिस पे होती है, जो आइडेंटिकल डीएनए है उसकी बेसिस पे नहीं होती है। जो डीएनए वेरी करते हैं, इट बिकम्स द की फैक्टर, इट बिकम्स द की फैक्टर फॉर आइडेंटिफाइंग द पर्सन। तो लेंथ डिफर इन ईच इंडिविजुअल एंड इट बिकम्स द की फैक्टर इन डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये की फैक्टर है। तो बच्चों, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। नाउ हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कैरीड आउट, हाउ दिस टेक्निक इज परफॉर्म्ड, एक्चुअल में कैसे किया जाता है और उसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट को कैसे कंपेयर करेंगे, दिस ऑल थिंग आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए fingerprinting. Just now we have seen the basic concept of DNA fingerprinting. Now starting with the next part, that is steps involved in DNA fingerprinting. How this DNA fingerprinting is done? What is the aim of DNA fingerprinting? ये मैंने अभी आपको बताया. It is a technique to identify the person, to recognize the person on the basis of sequences, on the basis of nucleotide sequences present on the DNA. डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसके बेसिस पे हम किस तरह से इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाट डन इन द केस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दीज आर द 7 स्टेप्स गिवन इन योर बुक। द फर्स्ट पार्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, restriction digestion, third one is gel electrophoresis, fourth one is southern blotting, fifth one is selection of DNA probe, next one is hybridization and the last one is photography. इसके आगे भी मैं स्टेप्स आपको समझा दूंगा कि हाउ द कंपैरिजन इज डन, हाउ टू रिकॉग्नाइज द क्रिमिनल। बेसिकली ये टेक्निक, इसका एप्लीकेशन आ रहा है आगे, मैं बताऊंगा आपको, बट बेसिकली दिस टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, टू सॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ पैरेंटल इश्यूज। ये सारे केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली यूज की जाती है। नाउ अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो पहला स्टेप आपकी बुक में दिया है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेशन ऑफ डीएनए? अभी फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, उस क्राइम साइट से, क्राइम की जो साइट है वो साइट से हमें क्रिमिनल का बॉडी सैंपल मिला। क्रिमिनल जानबूझ के अपना बॉडी सैंपल तो छोड़ के जाएगा नहीं, फिर भी अगर वहां पे क्रिमिनल का बॉडी सैंपल, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, दे सील द एरिया, दे सर्च फॉर एनी मार्क, एनी बॉडी सैंपल फ्रॉम द क्रिमिनल्स बॉडी। अब वो या तो ब्लड हो सकता है, या तो एक हेयर फॉलिकल के साथ हो सकता है, हेयर का जो बेस पार्ट है उसके साथ हो सकता है, या अगर उसने स्पिट भी किया है तो उसमें भी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। नंबर ऑफ मेथड्स हाउ डू दे कलेक्ट द बॉडी सेल ऑफ द क्रिमिनल। अगर बॉडी सेल कलेक्ट करने की बात आ जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चाय में, एक कप में चाय पिया है, वो क्रिमिनल था, उस साइड पे एक कप मिला,
कप के रिम पर जब उसके लिब्स टच हुए थे तो लिब्स के एपिथेलियल सेल्स कप के रिम से कलेक्ट की जा सकती हैं. एनी हाउ बॉडी सैंपल्स दे विल कलेक्ट. तो जो बॉडी सैंपल मींस दे आर सर्चिंग फॉर सेल्स और टिश्यूज. उनको सेल या टिश्यू चाहिए उस इंसान का जो होस्ट है, जिसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करनी है, जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, उसका उनको बॉडी सैंपल या टिश्यू चाहिए. ये बॉडी सैंपल या टिश्यू या तो ब्लड हो सकता है, या हेयर रूट हो सकता है, या स्किन की एपिथेलियल सेल्स हो सकती हैं. नॉट ओनली दिस, इसके अलावा और भी बहुत से सैंपल, इवन semen or sperms can be used. Any nucleated cell can be used for DNA profiling, for DNA fingerprinting. Because nucleated cell word में use कर रहा हूं, RBCs cannot be used. RBCs, mature RBCs में nucleus नहीं होता है, तो उसमें से DNA नहीं मिलेगा. तो कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, वो सेल को यूज किया जाएगा एज अ सैंपल. उस सैंपल में से सेल को डाइजेस्ट करके उसके न्यूक्लियस को आइसोलेट किया जाएगा. न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करके उसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. अब उस डीएनए को, मतलब जो क्रिमिनल था, जो बॉडी सैंपल हमको मिला, जो होस्ट है जिसका डीएनए प्रोफाइलिंग हमें करना है, उसकी सेल से हमने डीएनए को आइसोलेट किया. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. वहां से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया. नाउ आइसोलेटेड डीएनए व्हिच इज कलेक्टेड फ्रॉम दिस स्टेप. अब ये डीएनए को आइसोलेट करने की पूरी टेक्निक है, वो टेक्निक आपको नहीं पढ़ना है, जस्ट टू रिमेंबर कि डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लिएटेड सेल. नाउ द सेकंड स्टेप इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का क्या मतलब? अब जो डीएनए आइसोलेट किया गया है, डीएनए आइसोलेट किया गया, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, सेल में से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से डीएनए, डीएनए को आइसोलेट किया. ये डीएनए को मैंने मैग्नीफाई किया, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. सेल के न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए को हमने आइसोलेट किया. नाउ दिस आइसोलेटेड डीएनए इज ट्रीटेड विथ restriction enzyme. Restriction enzyme may also be called as restriction endonuclease. Now this restriction enzyme is used to digest the DNA, is used to cut the DNA from the specific portion. ये डीएनए को अलग अलग स्पेसिफिक पोर्शन से कट करता है. मतलब डीएनए को, आइसोलेटेड डीएनए को अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ऑल्सो बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल सीजर्स. इसको बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहते हैं. इसने डीएनए को कट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहां से कट किया, यहां से कट किया और यहां से कट किया. नाउ अब ये डीएनए के 4 पीस हो गए ना, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. ये 1 2 3 4 4 पीस हो गए. जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. तो डीएनए को कट करने के बाद ना, द कट डीएनए, जो डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया है, वो कटा हुआ डीएनए अब वेरिएबल लेंथ का होगा, सेम लेंथ का नहीं होगा, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए फ्रॉम द स्पेसिफिक पॉइंट. अब स्पेसिफिक पॉइंट जो जहां पर भी होगा वहां से उसको कट करेगा, और ये कटा हुआ डीएनए, ये रेस्ट्रिक्टेड डीएनए, ये कटा हुआ डीएनए अलग अलग यानी कि वेरिएबल लेंथ का होगा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग द डीएनए बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ऑब्टेनिंग द डीएनए ऑफ वेरिएबल लेंथ, यू आर गेटिंग डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए ऑफ वेरिएबल लेंथ. दिस प्रोसेस, this phenomenon is called as RFLP, that is restriction fragment length polymorphism. This technique is called as RFLP, restriction fragment length polymorphism. अब इस टेक्निक के द्वारा हमको डीएनए के 4 टुकड़े मिल गए, वो अलग अलग, नॉट ओनली 4, हाँ, इट डिपेंड्स, मैंने एग्जांपल दिया, अलग अलग लेंथ के डीएनए मिल गए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. Electrophoresis is a technique. It is a technique of separating biological charged particle under the influence of electric field. It is a technique of separating biomolecules which is electrically charged, which has some charge on the basis of electric field, on the basis of electrical influence.
जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें नेट चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ स्ट्रांगली पॉजिटिव कुछ स्ट्रांगली नेगेटिव, डिपेंड। जैसे आपने इसी चैप्टर में पढ़ा कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, राइट। तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें चार्ज होता है। अब ये चार्ज की बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस में उस चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, बायोमोलिक्यूल्स का मिक्सचर दिया जाए तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, यू कैन सेपरेट दोज बायोमोलिक्यूल्स. This technique is called as electrophoresis. Why it is called as gel electrophoresis? Because the electrophoresis which we are discussing here is performed on a gel. एगारोस की बनी हुई जेल होती है, उस पर यह टेक्निक परफॉर्म की जाती है, इसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। बच्चों आपके लेवल के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इतना ही, अदरवाइज इलेक्ट्रोफोरेसिस पेपर पे भी होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के और भी टेक्निक्स हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, खाली इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, हाँ ये डीएनए है, ये डीएनए का मिक्सचर है जिसमें डीएनए के टुकड़े हैं, अलग अलग साइज के टुकड़े हैं। ये कट डीएनए सैंपल, इसको हम क्या करने वाले हैं, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको सेपरेट करेंगे। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, under electric field what happen, negatively charged particles of DNA moves towards the positive pole, move towards the positive electrode. Just try to understand. Okay, मैं समझाता आपको। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक जेल लिया, ये जेल का स्लैब है, राइट, ये जेल का स्लैब है, ये एगारोस का बना हुआ जेल है, राइट, ये जेल का स्लैब है। इस स्लैब में हमने यहां पर एक छोटा सा पिट बनाया, पूरा खड्डा नहीं किया, जस्ट एक छोटा सा वेल बनाया, और इसमें जो डीएनए का सैंपल था ना, जो डीएनए का सैंपल था, ये डीएनए का सैंपल हमने यहां पे लोड किया। डीएनए इसमें अलग अलग साइज के डीएनए, ये चारों पीस इसी सैंपल मतलब इसी वेल के अंदर है। अभी हमने क्या किया, हमको मालूम है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी इसको एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखा, यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाला, यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमने लगाया, राइट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, इसको करंट सप्लाई किया हमने। करंट सप्लाई करने के बाद, यहां करंट सप्लाई करने के बाद ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, दिस नेगेटिवली चार्ज डीएनए जेल के अंदर से डिफ्यूज होते होते विल ट्राई टू माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। ये डीएनए का जो मिक्सचर था, डीएनए का जो सैंपल था, जिसमें अलग अलग साइज के डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, जब उसको हमने एगारोस जेल में डाला और इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, डीएनए का नेगेटिव चार्ज स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। ये जेल के अंदर से, ऊपर से कूद के नहीं, हाँ, जेल के अंदर से डिफ्यूज होते आगे बढ़ेंगे। ये समझे आप। अभी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज डीएनए स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। नाउ दिस मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। बेटा अभी डीएनए के फ्रेगमेंट अलग अलग साइज के थे, राइट, कुछ फ्रेगमेंट्स बड़े थे, कुछ फ्रेगमेंट्स छोटे थे, अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स थे, राइट, जो हमने यहां पे लोड किया था। तो जो छोटे साइज के फ्रेगमेंट होंगे वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज होकर आगे बढ़ेंगे, जो बड़े साइज के फ्रेगमेंट होंगे उनको एगारोस के जेल के अंदर जो परफोरेशंस है उसको क्रॉस करने में डिफिकल्टी होगी और वो थोड़ा कंपैरेटिवली पीछे रह जाएंगे। जो और बड़े डीएनए होंगे वो और पीछे रह जाएंगे। इन शॉर्ट जो सबसे छोटा वाला डीएनए था वो यहां तक पहुंच गया, उससे बड़ा वाला डीएनए यहां तक, उससे बड़ा वाला डीएनए और सबसे बड़ा वाला डीएनए यहां तक। तो यहां पे क्या लिखा है, मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जितना बड़ा डीएनए होगा उसको डिफ्यूज होने में उतना प्रॉब्लम होगा। So this is one criteria how the separation is done.
और भी क्राइटेरियाज हैं मगर वो आपकी बुक में मेंशन नहीं किया है। यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंसीडर होता है और भी फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, बट आपके लिए एक ही पॉइंट, मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो फ्रेगमेंट बड़ा था उसको डिफ्यूज होने में प्रॉब्लम हुआ, हेंस वो पीछे रह गया। जो छोटा फ्रेगमेंट था वो आसानी से जेल से डिफ्यूज होकर आगे तक चला गया। फॉर्मेशन ऑफ बेंड्स ऑन द जेल, अब ये जेल के ऊपर ना बेंड्स बन गए, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स के बेंड्स बन गए। ओके, अभी क्या है बेटा, अब ये जेल को हमने निकाला, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कर दिया, हमने जेल को निकाला। अभी ये जेल के अंदर बेटा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सब जगह पर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इस पूरे जेल को हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखेंगे। नाउ विल डू अल्कलाइन ट्रीटमेंट। अल्कलाइन ट्रीटमेंट करने की वजह से क्या होगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ना, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यानी इन शॉर्ट नाउ यू कैन से, जहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था अब वहां पे मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया, अल्कलाइन सॉल्यूशन से उसको डाइजेस्ट कर दिया गया। इज इट क्लियर? यहां तक मैंने आपको बताया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन और इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग चार्ज पार्टिकल, इन दिस केस चार्ज पार्टिकल इज डीएनए, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने सेपरेशन किया, उसके बाद अल्कलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद अब जेल पे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बेंड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक मैं बताता हूं आपको। Now listen here, देखो in the gel electrophoresis what happened, after completing this step gel electrophoresis we have the isolated DNA fragments, single stranded DNA fragment present on agarose gel। यहां तक मैंने समझा दिया। Now the next part is southern blotting। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या किया जाता है, लिसन हियर, सदर्न ब्लॉटिंग का डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखा है। इन द केस ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, दीज आर द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हिच इज स्टिल प्रेजेंट ऑन द जेल। इसको जेल से ट्रांसफर किया जाता है नाइलॉन मेम्ब्रेन पर या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे। जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं, दीज आर द डीएनए सेगमेंट्स ऑफ वेरिएबल लेंथ। रिमेंबर दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दे आर प्रेजेंट ऑन एगारोज जेल। अभी एगारोज जेल जो होती है ना बच्चों, वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, वो 24 आवर्स से ज्यादा नहीं टिकती है। तो एगारोज जेल पे जो सेपरेटेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, वो फ्रेगमेंट्स को एगारोज जेल से, एग्जांपल ये एगारोज जेल है, इसके ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ना, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, सेपरेटेड डीएनए के बेंड्स हैं। ये डीएनए के बेंड्स को एगारोज जेल से दूसरे मेम्ब्रेन पे, जिसका नाम है नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, इस मेम्ब्रेन पे सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये इस पे आ गया। अब इस तरह करने से थोड़ी ना ट्रांसफर होता है, उसके लिए टेक्निक है, वो टेक्निक में शॉर्ट में आपको समझाता हूं हाउ दिस टेक्निक इज डन। सदर्न ब्लॉटिंग कैसे किया जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग करने के लिए ये जो एगारोज जेल है, रिमेंबर ये जो एगारोज जेल है, मैं इस शॉर्ट में बना रहा हूं, ये एगारोज जेल है। यहां पे हमने सैंपल लोड किया था बेटा, ये इसके अलग अलग बैंड्स है ना, ये अलग अलग बैंड्स है, एक्चुअल डायग्राम ये है। अभी एगारोज जेल के ऊपर जो डीएनए के बैंड्स हैं, उसको दूसरी मेम्ब्रेन पर, ये वाली मेम्ब्रेन नाइलॉन मेम्ब्रेन है या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है, ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया जाता है। कैसे ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए एक टेक्निक है। इसके नीचे एक ब्लॉटिंग पेपर रखा जाएगा, उसकी एजेस को, उसके साइड्स को पेट्री डिश में डिप किया जाएगा, जिसमें बफर सोल्यूशन या सुइटेबल सोल्यूशन यूज किया जाता है, नीचे सपोर्ट होता है। ओके, इसके ऊपर ना पूरा स्टैक ऑफ फिल्टर पेपर हम रखते हैं या टिश्यू पेपर का पूरा बंच हम रख देते हैं, ऊपर से वेट रखा जाता है और इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। अभी जब
यहां पे जो सोल्यूशन है ना, नीचे जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन फिल्टर पेपर इसको सोक करेगा, ये पूरा फिल्टर पेपर ना, ये पूरा फिल्टर पेपर वेट हो जाएगा, उसके वजह से जेल गीली रहेगी, जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ये भी गीली हो जाएगी, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर फिल्टर पेपर का स्टैक है, फिल्टर पेपर हैज गुड कैपिलरी एक्शन, ये धीरे धीरे वाटर को सोक करना स्टार्ट करेगा, बफर को सोक करना स्टार्ट करेगा, और ये धीरे 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 इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ये गीला होता चला जाएगा, नीचे से पानी ऊपर आते चला जाएगा। तो जब ये सोल्यूशन नीचे से ऊपर आ रहा था, ये पानी नीचे से ऊपर आ रहा था, तो बच्चों ये डीएनए जो था ये जेल में से डिफ्यूज होकर के बाहर निकला, जेल में से डिफ्यूज होकर के बाहर निकला और ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आके अटक गया। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की जो परफोरेशन साइज है वो इतनी छोटी है कि उसमें से डीएनए भी क्रॉस नहीं हो सकता, तो वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर डीएनए के बेंड्स यहां पर आके रुक गए, यानी जो सेपरेशन जेल में था अब वो सेपरेटेड स्ट्रिंग्स नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे है, यानी अब तुम्हारे पास ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर है और इसके ऊपर डीएनए के बैंड्स हैं। पहले जेल के ऊपर बैंड्स थे, अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर बैंड है। द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग दिस सेपरेटेड डीएनए फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर, दिस मेथड इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग, इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या है? सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए, ये पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन किया, डीएनए प्रोब क्या है बच्चों? डीएनए प्रोब इज द नोन सेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का नोन सेगमेंट, जिसके सीक्वेंसिंग हमको पता हो, जो नोन डीएनए सेगमेंट है उसको हम डीएनए प्रोब कहते हैं। दिस डीएनए प्रोब इज इधर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, या तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर ये डीएनए प्रोब को प्रिपेयर किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रिपरेशन मेथड से। एक मेथड है जिसमें डीएनए को प्रिपेयर किया जाता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, तो उस मेथड से हम डीएनए के प्रोब को बना सकते हैं। बाय द वे, प्रोब इज द नोन सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब डीएनए के बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स ना, ये किसी ऑर्गेनिज्म से लिए गए हैं या नोन सेगमेंट है। अब इस डीएनए प्रोब को हम क्या करेंगे बच्चों? दीज डीएनए प्रोब्स आर लेबल्ड विथ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। These are labeled with radioactive isotope, यानी हर प्रोब के साथ ना यहां पर एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स अटैच किए जाएंगे, ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को अटैच करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर किसी को ट्रैक करना है, उसको ट्रैक करने के लिए उसकी बॉडी पे तुमने कोई ट्रैकर लगा दिया, कोई ऐसा सिस्टम लगा दिया, ऐसा ट्रैकर एक्टिवेट कर दिया कि आप अपनी मोबाइल से उसको देख रहे हैं कि वो इंडिविजुअल कहां जा रहा है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, राइट? तो ये डीएनए के ऊपर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स लगाया गया है डीएनए को ट्रैक करने के लिए, डीएनए को पहचानने के लिए कि वो कहां पर है, राइट? तो ये डीएनए probes are the known segment of DNA and these segments are labeled with radioactive isotopes। इसके ऊपर रेडियोएक्टिव आइसोटोप, डीएनए और आइसोटोप का ये कॉम्बिनेशन है। अभी क्या होगा बच्चों? ये जो प्रोब है ना, डीएनए प्रोब, जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप के साथ टैग किए गए हैं, दैट मींस डीएनए प्रोब अलोंग विद द रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ये पॉइंट, they are mixed with the DNA, single stranded DNA present on nitrocellulose paper। ये हमारा नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर है जिसके ऊपर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बैंड्स प्रेजेंट हैं। अब ये डीएनए प्रोब रेडियोएक्टिव आइसोटोप के साथ नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे हम मिक्स करेंगे, मतलब ये प्रोब का पूरा सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें सॉल्यूशन में बहुत सारे डीएनए हैं और डीएनए के साथ लगा हुआ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है, ये पूरा हमने डाल दिया, राइट? अभी क्या होगा बच्चों? रेडियोएक्टिव आइसोटोप में जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे जो डीएनए है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अभी ये वाला डीएनए और ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए,
ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए, मतलब इनके न्यूक्लियोटाइड्स मैच हुए, तो डीएनए और डीएनए की पैरिंग हो जाएगी। अब यहां पे ये वाला डीएनए यानी प्रोब का डीएनए जिसपे रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, और ये क्रिमिनल का डीएनए है, डोंट फॉरगेट, ये होस्ट का डीएनए है। नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये क्रिमिनल का डीएनए है। ये तो आर्टिफिशियल मींस ये प्रिपेयर किया हुआ डीएनए है जिसपे रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। इन दोनों को मिक्स किया, क्या हुआ, डीएनए डीएनए कंबाइंड हो गए, डीएनए डीएनए का हाइब्रिड बन गया। एक तरफ क्रिमिनल का डीएनए और दूसरी तरफ डीएनए प्रोब। रिमेंबर, डीएनए प्रोब में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स लगे हैं, तो जो हाइब्रिड बना उस हाइब्रिड में क्या होगा, रेडियोएक्टिव आइसोटोप भी लगा होगा। तो डीएनए डीएनए हाइब्रिड इज फॉर्म्ड ऑन नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। अब ये डीएनए के साथ डीएनए प्रोब अटैच हुआ और प्रोब के साथ लगा हुआ है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, राइट? यहां तक हुआ। अभी रिमेनिंग डीएनए प्रोब जो एक्स्ट्रा डीएनए प्रोब है उसको हम वॉश कर देंगे, उसको निकाल देंगे। मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर तुमने निकाला, रिमेनिंग सॉल्यूशन डिस्कार्ड कर दो। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे पहले सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, अब उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ डीएनए प्रोब अटैच हो चुका है बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट्री था। और डीएनए प्रोब के साथ क्या अटैच है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप अटैच है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, पहले नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे सबसे पहले जेल पे डीएनए था, वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे डीएनए आ गया सदर्न ब्लॉटिंग में। अब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे जो डीएनए था उसके साथ प्रोब का डीएनए अटैच हो गया, हाइब्रिड बन गया। दैट इज व्हाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड बनने के बाद जो डीएनए प्रोब है, प्रोब के साथ लगा हुआ है रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ये पॉइंट अब हमारे पास लिसन, हमारे पास ये नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर है। नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे ये ओरिजिनल होस्ट का डीएनए या क्रिमिनल का डीएनए कह लो, उस डीएनए के साथ अटैच है प्रोब वाला डीएनए। एंड रिमेंबर, प्रोब वाले डीएनए के साथ अटैच है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी करनी है बेटा। फोटोग्राफी किस टेक्निक से की जाती है? फोटोग्राफी इज डन ऑन एक्सरे फिल्म बाय ऑटो रेडियोग्राफी। एक्सरे फिल्म, जो एक्सरे की फिल्म होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज जिलेटिन फिल्म, उस फिल्म पे फोटो डेवलप किया जाता है बाय द टेक्निक कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। रिमेंबर दिस टेक्निक, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक, ये टेक्निक में जब एक्सरे से उसका फोटो डेवलप किया जाएगा तो बेटा डीएनए इस टेक्निक में विजिबल नहीं होता है, डीएनए दिखेगा ही नहीं। डीएनए नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? सिर्फ दिखेगा रेडियोएक्टिव आइसोटोप। इसीलिए तो आइसोटोप को यहां पर हमने अटैच किया था। जब इसकी फोटोग्राफी ली जाएगी इस मेथड से, एक्सरे फिल्म ऑटो रेडियोग्राफी मेथड से, तो बेटा फोटोग्राफी में, लिसन, ये फोटोग्राफी में जहां जहां आइसोटोप्स है वहां वहां हमको बैंड्स दिखाई देंगे। तो जो फोटो विजिबल होता है वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की वजह से होता है। दैट मींस प्रोब जहां पर अटैच हुआ है, डीएनए प्रोब जहां पर अटैच हुआ वहां का फोटो विजिबल होगा। अगर किसी डीएनए के बैंड पे प्रोब अटैच नहीं हुआ है तो वहां का फोटोग्राफ डेवलप नहीं होगा। अब हमको नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के बदले एक्सरे फिल्म पे हमने फोटोग्राफ डेवलप कर लिया। नाउ दिस फोटोग्राफ इज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। जहां पे फोटो डेवलप हो रहा है, जहां पे फोटो दिख रहा है, जहां पे बैंड्स दिख रहे हैं, दैट मींस वहां पे हाइब्रिड डीएनए है। फोटो किसके वजह से आया? रेडियोएक्टिव आइसोटोप की वजह से आया। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स किस पे लगे थे? प्रोब पे लगे थे। प्रोब किस पे लगा है? होस्ट के डीएनए पे लगा है। दैट मींस जहां पे बैंड दिख रहा है वहां पे हाइब्रिड डीएनए प्रेजेंट है। जहां पे बैंड दिख रहा है, जहां पे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट है, वहां पे हाइब्रिड डीएनए भी प्रेजेंट है। अब ये हमको मिल गया क्रिमिनल के डीएनए का बैंड, क्रिमिनल के डीएनए का सैंपल। अभी इसके आगे बुक में नहीं दिया है, लेकिन 2-5 मिनट में आपको समझा दूं कि हाउ दिस टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। अब ये बोलेगा तो है नहीं कि मैं उस इंसान का डीएनए हूं, उसका नाम वो है, तो इसको कैसे यूज करेंगे? अभी क्या करना होगा? सिंपल टेक्निक है, इसके आगे का 2 स्टेप सुन लो आप। फॉर
फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इतना काम किया, जो क्राइम की साइट से सैंपल मिला था उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग कर ली, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ली। अभी पुलिस की नजर में फॉर एग्जाम्पल 3 ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं, 3 इंसान पे डाउट है और वो तीनों फॉर एग्जाम्पल तीनों पुलिस कस्टडी में हैं। अभी क्या करना है, वो 3 इंसान जो पुलिस कस्टडी में हैं, तीनों का सैंपल कलेक्ट करेंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तीनों का सैंपल कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल तीनों का ब्लड कलेक्ट किए, ब्लड में WBC है, WBC में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, और ये सेम टेक्निक उनके साथ भी परफॉर्म की जाएगी, सेम टेक्निक उनके साथ परफॉर्म की जाएगी। अभी वो तीनों इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल 3 में से ये 3 इंडिविजुअल हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC ये 3 इंडिविजुअल हैं, एग्जाम्पल B क्रिमिनल है, फॉर एग्जाम्पल B क्रिमिनल है। तो बेटा इसका बॉडी सैंपल और क्राइम की साइड से मिला हुआ बॉडी सैंपल सेम होगा ना, क्योंकि ये क्रिमिनल था, इसी की सेल मिली थी, इसी का डीएनए मिला था। तो इसके बैंड्स और इसके बैंड्स लास्ट में जो फोटोग्राफ डेवलप होगा, उस फोटोग्राफ में इसके बैंड्स और इसके बैंड्स मैच हो जाएंगे, इसके बैंड्स और इसके बैंड्स मैच नहीं होंगे। जब 2 सेल सेम है, सेम इंडिविजुअल की है, उसके ऊपर डीएनए के सीक्वेंसिंग सेम है, तो सेम डीएनए सीक्वेंसिंग की वजह से सेम जगह पर बैंड डेवलप होंगे और सेम फोटोग्राफ डेवलप होगा। ये दोनों के बैंड्स इस बैंड से मैच नहीं होंगे, क्योंकि इसकी सेल यूज नहीं की गई थी, इसकी सेल यूज की गई थी। ये क्रिमिनल है, इसकी सेल क्राइम की साइड से मिली थी, इसका डीएनए हमने कलेक्ट किया था। जब पुलिस कस्टडी में इसका बॉडी सैंपल यूज किया गया और वापस से डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, तो इसके बैंड्स और इसके बैंड्स मैच हो जाएंगे। दैट मींस दिस इंडिविजुअल इज क्रिमिनल। ओके, सो दिस इज हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन। नाउ द लास्ट पार्ट of this side heading is the application of DNA fingerprinting. Okay, now the last part of this chapter is application of DNA fingerprinting. बच्चों application in between मैंने आपको कुछ applications बता दिए थे। 3 points are given in your book. The first part is it is widely used, very commonly used, worldwide it is used in forensic science. Forensic science में to solve any dispute, to solve any case, चाहे वो मर्डर का केस हो, रॉबरी का केस हो या रेप केस हो, ऐसे में सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, बॉडी सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके, चाहे वो ब्लड सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाए, एपिथेलियल सेल से किया जाए या स्पर्म से किया जाए, उसको कलेक्ट करके उस केस को सॉल्व किया जाता है। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है, क्रिमिनल को कंफर्म करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है forensic expert, I mean in the case of forensic science. Second point, to solve the case of disputed parentage. Disputed parentage, अगर पेरेंट्स को लेके डिस्प्यूट है, पेरेंट्स को लेके डिस्प्यूट है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में बच्चा बदली होने का कोई चांस अगर है, कोई ऐसा दावा कर रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं, हॉस्पिटल में बच्चा बदली हो गया है, तो ऐसे केस में उसके एक्चुअल पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है बाय परफॉर्मिंग डीएनए प्रोफाइलिंग बच्चे का, और उनके पेरेंट्स की डीएनए प्रोफाइलिंग करके कंफर्म किया जा सकता है कि वो बच्चा किसका है। मदर फादर के डीएनए को यूज किया जाएगा और उस बच्चे के डीएनए को यूज किया जाएगा। या फिर कोई ऐसा पैरेंटल डिस्प्यूट है, कोई लेडी है, उसके ज्यादा रिलेशंस हैं, ज्यादा लोगों से सेक्सुअल कांटेक्ट में है, वो बच्चा किस मेल का है वो भी कंफर्म किया जा सकता है बाय मींस ऑफ दिस टेक्निक, बाय मींस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। The third application given in your book is it is used in pedigree analysis. Pedigree analysis में to develop the family tree, to compare, by comparing the DNA हम family tree यानी कि pedigree analysis डेवलप कर सकते हैं, pedigree analysis कर सकते हैं, ह्यूमन की pedigree analysis या कुछ एनिमल्स की pedigree analysis डेवलप करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा DNA किस हद तक कॉम्पेटिबल है या किस हद तक दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA से मैच हो रहा है या दूसरे इंडिविजुअल के DNA
डीएनए से मैच हो रहा है, दिस ऑल थिंग कैन बी डन, सो इट हैज द एप्लीकेशन इन डीएनए पेडिग्री एनालिसिस ऑल्सो. तो दिस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये लास्ट लेक्चर था. ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है. ये मेरा सेकंड चैप्टर जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो से आई विल स्टार्ट विद सम न्यू चैप्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस.